तो भाई लोग कहानी की शुरुआती भाई एक खतरनाक डीमन लॉर्ड की बैटल के साथ होती है, जहां पर इस यूनिवर्स के हीरोज अपनी सारी ताकत लगाकर इस डीमन लॉर्ड से लड़ रहे होते हैं और फिर भी भाई वो उसे हरा नहीं पा रहे होते हैं। तभी वो लोग अपनी पावर्स को कंबाइन करते हैं और फाइनल अटैक करते हैं उस डीमन लॉर्ड के ऊपर। और वो फाइनल अटैक सही में बिल्कुल सटीक लगता है, जिससे कि भाई वो डीमन लॉर्ड वहीं पर खत्म हो जाता है, जिससे कि इन लोगों के चेहरे पर एक अच्छी खासी स्माइल आ जाती है। और ये जो बंदा हंस रहा है यही हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है अवतार। और भाई यहाँ पर बैटल खत्म हो चुकी थी, लेकिन अचानक से अवतार को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि इस बच्चे की माँ मारी जा चुकी है और वो बिल्कुल अकेली है। तो अवतार डिसाइड करता है कि वो इस बच्चे को पालेगा और वो गोद ले लेता है। अब इन लोगों ने मिलकर डीमन लॉर्ड को हराया था, तो सारी प्रजा भाई इन्हें हीरो मान रही थी और किंग भी खुश होकर इन चारों को एम्पायर का टाइटल देते हैं। जो सुनते ही भाई हमारा बंदा काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है, क्योंकि ये टाइटल कोई नॉर्मल टाइटल नहीं था, ये एक रॉयल टाइटल था। वो इतना ज्यादा खुश था भाई कि जब किंग उसे क्राउन पहनाते हुए लाइटनिंग वॉरियर का टाइटल देते हैं तो वो रोने लग जाता है और उन्हें थैंक यू कहता है, जिस पर किंग उससे कहते हैं कि ये तुम्हारा फर्ज है और ये तुम्हारा हक था। ये देखते हुए ये चारों लोग मन में डिसाइड करते हैं कि ये लोग अपने देश के लिए कुछ भी करेंगे। अब यहाँ पर सीन डायरेक्ट कुछ सालों बाद के शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं अपने बंदे को, जो कि भाई काफी ज्यादा ही बूढ़ा हो चुका था और इस पॉइंट पर अब वो एक विलेज में रहता है और कुछ बच्चों को मैजिक ट्रेनिंग देता है। यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि जिस बच्ची को उसने उस समय बचाया था वो अब बड़ी हो चुकी है और वो मैजिक सीखने में भी काफी ज्यादा ही तेज है। वो इफ्तार से कहती है कि उसे और हाई लेवल के मैजिक सीखने हैं, लेकिन इफ्तार चाहता था कि वो धीरे धीरे करके ऊपर लेवल तक पहुंचे। पर भाई वो लड़की काफी ज्यादा ही जिद्दी थी और अपने आप को सही साबित करने के लिए वो डायरेक्ट चली जाती है एक जंगल में, जहाँ पर वो मॉन्स्टर को हराकर अपने आप को साबित करना चाहती थी। उसी दौरान उसके पीछे भाई एक भेड़िया पड़ जाता है, तो मर्लिन जैसे तैसे कर एक 6th लेवल का थंडर अटैक उसके ऊपर करती है और एक खतरनाक धमाका होता है। इस धमाके को देखकर मर्लिन को लगता है कि ये वुल्फ खत्म हो चुका है, लेकिन 6th लेवल का अटैक भी उस वुल्फ के ऊपर काम नहीं करता है। ये देखकर मर्लिन काफी ज्यादा ही हैरान थी। वो वुल्फ उसके ऊपर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है और फिर उसको खत्म करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी वहां पर आ जाता है अपना इफ्तार, जो कि उसके ऊपर अटैक कर उसकी एक आंख को फोड़ देता है और दूर कर देता है। और फिर वो मर्लिन को डांटने लग जाता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है, अगर इतनी जल्दबाजी करोगी तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी और मुझे पता है कि तुम मेरे सारे स्टूडेंट्स में से सबसे ज्यादा स्पेशल हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी अचानक से वो वेयरवुल्फ उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है और यहाँ पर भाई इफ्तार उसकी तरफ देखता भी नहीं है और कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा मैं अपने स्टूडेंट को लेक्चर दे रहा हूँ। और ये कहते के साथ ही साथ वो 10 लेवल का अटैक करता है, जिससे कि वो वुल्फ खत्म हो जाता है पूरी तरीके से। फिर यहाँ पर सीन कट होती है और हम देखते हैं कि वो मर्लिन को लेकर वापस से घर आ चुका होता है और फिर वो मर्लिन से कहता है कि चलो अब सोने जाओ, और ये कहते के साथ वो भी जाने लगता है। तभी अचानक से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर मर्लिन उसके पास आती है, तो वो कहता है कि आखिरकार तुमने भी देख लिया। तो वो बताती है कि हाँ मुझे पहले ही से पता थी, इसीलिए तो मैं जल्द से जल्द सारा मैजिक सीखना चाहती हूँ ताकि मैं आपकी रक्षा कर सकूँ। ये देखकर भाई हमारा बंदा थोड़ा सा इमोशनल होता है कि कोई तो है जो कि उसकी परवाह करता है। वो मर्लिन से कहता है कि चिंता मत करो, मैं मरने से पहले तुम्हें सब कुछ सिखा कर जाऊंगा। इसके अगले दिन इफ्तार मर्लिन और अपने सभी स्टूडेंट्स को एप्टीट्यूड चेक करना सिखा रहे होते हैं, जहाँ पर उन सभी को पता चलेगा कि वो कौन से टाइप के मैजिक को यूज कर सकते हैं। वो सबसे पहले मर्लिन से स्टार्ट करता है, जहाँ पर वो उसके 4 बालों को तोड़कर टेस्ट ट्यूब के अंदर डालता है और फिर मैजिक चेक करता है, जहाँ पर भाई वो चारों टेस्ट ट्यूब ग्लो करने लग जाते हैं, वो भी अलग अलग कलर में। जहाँ पर इफ्तार को पता चलता है कि मर्लिन भाई विंड और वाटर का यूज कर सकती है, इसका मतलब वो एक कॉम्बिनेशन मैजिक यूजर है। यहाँ पर वो सोचने लगता है कि चलो मैं अपना भी एप्टीट्यूड चेक करता हूँ, काफी सालों से चेक नहीं किया। तो वो अपने भी बाल तोड़ता है और फिर टेस्ट ट्यूब में रखकर मैजिक करता है, लेकिन यहाँ पर एक भी टेस्ट ट्यूब ग्लो नहीं होता है। ये देखकर हमारा बंदा काफी ज्यादा ही उदास हो जाता है और वो अब समझ चुका था कि उसके दिन नजदीक आ रहे हैं, इसी वजह से उसकी मैजिकल पावर्स खत्म हो रही है और इन्हीं सब टेंशन की वजह से भाई उसकी हालत और ज्यादा ही खराब होने लग जाती है। और भाई इसी दुख के साथ वो अपनी आखिरी सांस लेता है और आंखें बंद कर लेता है, लेकिन अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं और वो अपने सामने गॉडेस ऑफ लाइफ को पाता है, जो कि उससे काफी ज्यादा ही इम्प्रेस्ड थी, क्योंकि वो एक सच्चा और अच्छा इंसान है। वो उसे वापस
वापस से रीइंकार्नेट होने का ऑफर देते हैं, वो भी 2x पावर्स और मैजिक के साथ। लेकिन हमारा इफ्तार इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि मुझे अपनी पास्ट की लाइफ की एक्सपीरियंस से ही अपनी इस जिंदगी को बेहतर बनाना है और अपने आप को ताकतवर, इसीलिए मुझे ये मैजिक की जरूरत नहीं है। इस पर गॉडेस कहती हैं कि जैसी तुम्हारी मर्जी, और फिर उसे रीइंकार्नेट कर देती हैं एक 4 साल के बच्चे की बॉडी में। यहाँ पर वो अपने आप को शीशे में देखता है, तभी अचानक से पीछे से एक औरत आती है और उसे कस के हक कर लेती है अपने 2 गुब्बारों के बीच में। और ये है इफ्तार की इस दुनिया की मम्मी, जो कि भाई हमारे इफ्तार को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी। इफ्तार ब्रेकफास्ट करता है, जिसके बाद उसे याद आता है कि उसे अब अपना एल्टीट्यूड चेक करना चाहिए कि इस बॉडी में उसके पास कुछ तो पावर्स होंगी। तो वो तुरंत ही 4 ग्लासों में पानी रखकर अपना एल्टीट्यूड चेक करता है, लेकिन वो देखता है कि भाई इस बॉडी में भी उसके पास ज्यादा मैजिक पावर नहीं है, मतलब वो वाटर का यूज नहीं कर सकता। और इसी चीज से उदास होकर वो आराम से अपने खेत में लेटा होता है घास के किनारे। तभी अचानक से उसके ऊपर से एक बड़ा सा ड्रैगन गुजरता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा ही हैरान था कि इस वर्ल्ड में भी ड्रैगन्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये कहते हुए वो उस ड्रैगन का पीछा करने लगता है। इधर रॉयल गार्ड्स उस ड्रैगन को रोकने की कोशिश करते हैं, कहीं वो ज्यादा तबाही ना मचा दे। इधर हमारा बंदा सोच रहा होता है कि अगर मेरे पास मेरी पिछली दुनिया की ताकत होती तो मैं अभी इसका खेल खत्म कर देता। और ये कहते हुए वो अपने हाथ को हवा में उठाता है, वैसे ही 10 लेवल का थंडर मैजिक होता है उस ड्रैगन के ऊपर। उस ड्रैगन का खेल खत्म हो जाता है। ये देखकर वहां पर खड़े गार्ड भी काफी ज्यादा ही हैरान थे कि अचानक से ये क्या हुआ। और उनसे ज्यादा हैरान भाई हमारा बंदा था कि वो अपनी इस लाइफ में भी अपनी पुरानी लाइफ की पावर्स को यूज कर सकता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा ही हैरान था। अब हमें रात की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर वो मैजिक पर रिसर्च कर रहा था। इसी दौरान हमें पता चलता है कि इसकी याददाश्त आए हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं और उसे पता चलता है कि वो हकीकत में किसी और दुनिया में रीइंकार्नेट नहीं हुआ है, असल में वो उसी दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ है, लेकिन 400 साल बाद। और इस समय का मैजिक काफी ज्यादा ही लो हो चुका है और इस बारे में हमें थोड़ा आगे जाकर पता चलेगा। अब हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहां पर इफ्तारी का बड़ा भाई, वो भी सौतेला, वो उन्हें थोड़ा खर्चा पानी देने के लिए आया होता है। तभी फ्रिक्शन नोटिस करता है कि इफ्तार को बुक्स पढ़ना काफी ज्यादा ही पसंद है, तो वो डिसाइड करता है कि वो अगली बार इफ्तार के लिए गिफ्ट में बुक्स लाएगा। ये सुनकर इफ्तार काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है और उसे इतना खुश देख उसकी माँ कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल अपने बाप की तरह है। उन्हें भी बुक्स पढ़ना काफी ज्यादा ही पसंद था। ये सुनकर इफ्तार फ्रेड से पूछता है कि आखिरकार वो उसके फादर से कब मिल पाएगा। इस पर फिक्सर कहता है कि अभी तो फादर काफी बिजी हैं, तो वो अभी तो नहीं मिल पाएंगे। ये सुनकर हमारा बंदा थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि वो आज तक अपने फादर से नहीं मिला। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके फादर ड्यूक ऑटस्कॉट हैं, जो कि मैजिक फील्ड के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। और इसी के साथ भाई वो पुराने लाइटनिंग एम्पायर के डिसेंडेंट हैं, जो कि भाई पिछले जन्म में हमारा बंदा खुद था। इसका मतलब हमारे बंदे ने अपने ही फैमिली में वापस से जन्म लिया है। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि जो इफ्तार की मॉम है वो मैजिक यूज नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से इसके फादर की जो बाकी बीवियां थी वो हमारी मम्मी जी को पसंद नहीं करती थी। और उन सभी ने मिलकर इन दोनों को फैमिली से बाहर निकाल दिया और अब वो लोग यहाँ पर रहती हैं। लेकिन भाई ड्यूक के सेकंड वाइफ के बेटे को, मतलब फ्रेशर को, इन लोगों के ऊपर तरस आ गया, इसीलिए वो हर महीने इन लोगों को खर्चा पानी देने के लिए आता है। यहाँ पर फ्रेशर इफ्तार से पूछता है कि आखिर तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहोगे, जिस पर हमारा बंदा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मैं तो एक मैजिकल नाइट बनना चाहूंगा। ये सुनते ही उसकी मॉम उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है कि अरे नहीं नहीं, ये मजाक कर रहा है, ये तो मिलिट्री स्कूल जाएगा और स्वॉर्डमैन बनेगा, इसके पास भी मेरी तरह कोई भी मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं है। अब ये सब सुनकर हमारा बंदा थोड़ा सा शॉक था, लेकिन फिर उसे भी रियलाइज होता है कि हाँ यार, उसके पास कहाँ मैजिकल एप्टीट्यूड है। अब ये सुनकर फ्रेशर काफी खुश था क्योंकि वो भी मिलिट्री स्कूल में एक स्वॉर्डमैन था। तो वो हमारे बंदे से कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ स्वॉर्ड्स की ट्रिक सिखाता हूँ। और भाई इसे यहाँ पर स्वॉर्ड स्विंगिंग कराना सिखाने भी लग जाता है, जिसमें हमारे बंदे की हालत खराब हो रही थी। और वो अब समझ पाता है कि इसका ये भाई इतने महीनों से इसे मिलिट्री ट्रेनिंग क्यों दे रहा था, ताकि वो उसे मिलिट्री में पहुंचा सके। और भाई इफ्तार को तो एक मैजिशियन बनना था। तो भाई वो तुरंत तलवार फेंकता है और उससे कहता है कि नहीं, मुझे मैजिक एकेडमी जाना है, मुझे मैजिक सीखना है, तो मैं ये सब नहीं करने वाला। तो फ्रेशर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इफ्तार तो इफ्तार ठहरा, वो जिद करता है। तो फिर फ्रेशर उससे कहता है कि ठीक है, मैं एक मैजिक करूंगा, तुम उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करना, अगर तुम कर पाए तो मैं तुम्हें रिकमेंड कर दूंगा मैजिक स्कूल के लिए। और ये कहकर वो एक फर्स्ट लेवल का मैजिक करता है, वो भी एक पेड़ के ऊपर, जिससे कि भाई वो पेड़ कट जाता है। पर ये मैजिक करने में ही बंदे की हालत खराब हो चुकी थी और उसकी हालत को खराब देखकर हमारा बंदा समझ चुका था कि इस टाइम ऑफ पीरियड में मैजिक का लेवल कितना ज्यादा ही गंदा हो चुका है। फिर वो कहता है कि ठीक है, अब मैं करता हूँ।
यहाँ पर हमारा बंदा सिर्फ हाथ उठाता है और डायरेक्ट 6th लेवल का मैजिक करता है, जिससे कि भाई पेड़ छोड़ो वहाँ का पूरा एरिया ही तहस नहस हो जाता है। ये देखकर फ्रेशर तो भाई पूरी तरीके से शॉक कि इतने छोटे से बच्चे ने इतना खतरनाक मैजिक कैसे कर लिया, और यही देखकर वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर भाई हमारा बंदा समझ चुका था कि इस वर्ल्ड में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रखी है, तो वो डिसाइड करता है कि अब वो अपनी पावर्स को सबसे छुपा कर रखेगा, क्योंकि जब उस दिन उसने ड्रैगन को मारा था तब सभी सोल्जर्स को लग रहा था कि शायद गॉड ने इसके ऊपर अटैक किया है। खैर फिर वो फ्रेशर को लेकर घर आ जाता है, जहाँ पर अचानक से फ्रेशर को होश आता है और वो अभी भी भाई सदमे में था। तो इफ्तार उसे शांत करता है और कहता है कि तुमने इतना खतरनाक मैजिक किया था कि एक टुकड़ा आकर तुम्हारे सर पर लगा और तुम खुद ही बेहोश हो गए। ये सुनते ही फ्रेशर को लगने लगता है कि शायद उसने सपना देखा होगा। इधर इफ्तार भी डिसाइड करता है कि वो अपनी मैजिक की ट्रेनिंग सबसे छुप कर करेगा और इसी के साथ वो थोड़ा स्वॉर्डमैनशिप भी सीख लेगा। फिर हम देखते हैं कि वो डेली फ्रेशर के साथ मिलकर स्वॉर्ड चलाने की प्रैक्टिस किया करता था। वो जितनी बार हारता वो फिर से जोश के साथ उड़ता और फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते हुए हमारा बंदा 10 साल का हो जाता है। उसके सामने एक वुडन प्लैंक आता है, जिसे कि वो बहुत सारे टुकड़ों में काट देता है और फिर वो कहता है कि ये स्वॉर्डमैनशिप भी बुरी नहीं है। तभी फ्रेशर उसे आज के नए ट्रेनिंग सेशन के लिए बुलाता है, जिसके लिए उसने एक तगड़े से बंदे को बुलाया होता है जिसका नाम मोरिया था और वो एजोल किंगडम का पुराना नाइट कमांडर था। उसे देखते ही भाई इफ्तार की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो बंदा उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक फ्री हिट देता हूँ। लेकिन इफ्तार को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अटैक इस पर कहाँ से करे, क्योंकि इस बंदे ने ओपनिंग छोड़ी ही नहीं थी। अब इफ्तार को ऐसे खड़ा देखकर मोरिया का दिमाग खराब होता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। इफ्तार जैसे तैसे करके उसके अटैक को डॉज करता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान था कि भाई मोरिया की स्पीड काफी ज्यादा ही तेज है। मोरिया भी उसे स्लो कहकर चिढ़ाता है, जिस पर इफ्तार अपनी फिजिकल एनहांसमेंट एबिलिटी का यूज कर अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और मोरिया के ऊपर बहुत सारे अटैक कर देता है। ये देखकर मोरिया उससे काफी इंप्रेस होता है और वो समझ चुका होता है कि भले ही इफ्तार के पास कोई मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं है, लेकिन जब उसके हाथ में स्वॉर्ड आती है तो वो उसका यूज कर अपने माना का यूज कर सकता है। इस सक्सेसफुल अटैक पर इफ्तार तो काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन मोरिया उसका मजाक उड़ाता है कि उसके पास कोई मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं है। ये देखकर इफ्तार काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इतने में ही मोरिया उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसे कि वो ब्लॉक करता है। लेकिन भाई मोरिया की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा ही थी, तो हमारे बंदे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है और इसी पर मोरिया भी उससे कहता है भले ही तुम अपने माना को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ में मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ और मेरे टक्कर तक पहुंचने के लिए तुम्हें 2 साल लगेगा। लेकिन हमारा बंदा तुरंत ही उसके वेट का यूज उसी पर करता है और उसे भाई घुमाकर जमीन पर फेंक देता है। ये देखकर इफ्तार खुद भी हैरान था। तभी उसे याद आता है कि ये टेक्निक तो उसने अपने पिछले जन्म में सीखी थी और वो अब काम आ रही है। यहाँ पर मोरिया उठता है और उसे शाबाशी देते हुए कहता है कि बेटा तुम टेस्ट में पास हो गए। ये सुनकर हमारा बंदा हैरान कि माँ की यहाँ कौन सा टेस्ट। तब हमें पता चलता है कि मोरिया हकीकत में मिलिट्री स्कूल का चीफ है और इस समय मोरिया उसका एंट्रेंस एग्जाम ले रहा था, जिसमें हमारा भाई पास हो चुका है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा ही शॉक था। फ्रेशर बताता है कि अब वो जब 15 साल का हो जाएगा तो वो मिलिट्री स्कूल जा सकता है। अब यहाँ से डायरेक्ट सीन शिफ्ट होती है 5 साल बाद, जहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी और बारिश को देखकर फ्रेशर काफी ज्यादा ही घबराया हुआ था, क्योंकि हमारा बंदा अभी भी ट्रेनिंग से वापस नहीं आया था। जिस पर उसकी माँ कहती है कि चिंता मत करो, उसे कुछ भी नहीं होगा। इधर हम देखते हैं कि इफ्तार अपने लेवल 10 के मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो इस मैजिक को देखकर कहता है कि मुझे अभी थोड़ी और मेहनत करनी होगी। इतने में ही वहाँ पर फ्रेशर आ जाता है और उससे कहता है कि चलो बहुत ट्रेनिंग हो गई, अब तुम्हें वापस घर चलना चाहिए। कल तुम्हें अपनी एकेडमी के लिए निकलना है, इसीलिए तुम बीमार नहीं हो सकते। इधर हमारा बंदा सोच रहा होता है कि उस टेस्ट के बाद मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ और अब मुझे अपनी एकेडमी में पढ़ना होगा, लेकिन मैं स्वॉर्डमैनशिप नहीं सीखना चाहता, तो मैं कल के कल ही यहाँ से भाग जाऊंगा ताकि मैं अपनी अकेले की जर्नी स्टार्ट कर सकूं। तभी फ्रेशर उसे एक गुड न्यूज बताता है कि वो अब अपने फादर से मिल सकता है। ये सुनकर हमारा बंदा काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है और ये बात जब उसकी मॉम को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा ही खुश थी। लेकिन हम देखते हैं कि इफ्तार इस बात से ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उसका कहना था कि जिस फादर ने उसे 15 सालों तक की इग्नोर किया है उससे मिलने का उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसे मिलने के लिए हाँ करना पड़ता है क्योंकि उसकी मॉम काफी ज्यादा ही खुश थी। अगले दिन हम देखते हैं कि ये तीनों ही इफ्तार के फादर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर ये बंदा दिखने में काफी ज्यादा ही घमंडी लग रहा होता है। तो हमारा बंदा ही अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करता है और इस बंदे को जैसे ही फादर कहता है तो वो बंदा इससे कहता है कि मुझे फादर मत कहो, मुझे ड्यूक ऑरकॉट कहो। और ये सुनकर हमारा बंदा हैरान था कि मतलब अभी भी इसने मुझे अपना बेटा नहीं माना है। यहाँ पर ड्यूक इफ्तार को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि कितनी शर्म की बात है, थंडर एम्पायर के वंशज होते हुए भी तुम्हारे अंदर मैजिक नहीं है। अगर ये बात थंडर एम्पायर को पता चलती तो वो इस समय रो रहे होते। और सही में हमारा इफ्तार काफी ज्यादा ही रो रहा होता है अंदर से कि माँ की आंख, मेरा वंशज इतना बदतमीज हो
सकता है, मैंने कभी सोची नहीं थी। तभी ये कहता है कि मुझे ये जानकर काफी खुशी हुई कि तुम्हें मिलिट्री स्कूल में स्पेशल एडमिशन मिला है। अब अपने फादर को खुश होता देखकर हमारा बंदा सोचने लगता है कि भाई जितना सोचा था वो उतना बुरा नहीं है, लेकिन हकीकत में तो ये साला कमीना था, क्योंकि अब इफ्तार को एडमिशन मिल गया है तो इस बंदे को हमारे बंदे का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। ये जानकर इफ्तार कहता है कि मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, ये सही में कमीने हैं। और फिर वो इफ्तार से कहता है कि बस ये याद रखना, मेरा नाम कीचड़ में मत मिला देना। इसी के साथ साथ वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ, देखूँ तो क्या तुम सही में काबिल हो। और वो अपने तीसरे बेटे से कहते हैं कि बेटा तुम इसकी खातिरदारी करो, जिस पर ये बंदा भाई बहुत क्रीपी स्माइल देता है। भाई लोग इसका नाम जो था और इसकी क्रीपी स्माइल देखकर ये लोग काफी ज्यादा ही घबरा चुके थे। अब हम देखते हैं कि बैटल की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन बैटल स्टार्ट होने से पहले इफ्तार के पास फ्रेशर आता है और उससे कहता है कि जो को हल्के में मत लेना, वो एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन है और उसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कि तुम्हें खत्म करने के लिए काफी होंगी, इसीलिए थोड़ा संभल कर खेलना और अगर ऐसा लगे कि तुम खतरे में हो तो तुरंत ही क्विट कर देना। इधर हम देखते हैं कि भाई जो तो हमारे बंदे को मारने के लिए फुल तरीके से एक्साइटेड हो रखा था और इधर ये दोनों भाई इनके मैच को देखने के लिए भी बिल्कुल तैयार थे। अब हम देखते हैं कि इनका बैटल स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर जो सबसे पहले एक तलवार इफ्तार की तरफ फेंकता है और इफ्तार देखता है कि भाई वो तलवार तो काफी ज्यादा ही हैवी है, तो जो बताने लगता है कि वो हैवी वुड से बनी हुई है जो कि काफी ज्यादा ही ड्यूरेबल है और जब ये किसी को पड़ती है तो उसकी हड्डियों का चूरमा बन जाता है। तुम समझदार हो, तुम समझ ही गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस पर इफ्तार कहता है कि मैं नहीं समझा। ये सुनकर जो और ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अभी मैं तुझे समझाता हूँ, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि तुम जैसे कीड़ों को हमारे खानदान से मिटा देना। पहले मैं तुझे मारूंगा और फिर मैं उस मैजिक लेस तेरी माँ को मार दूंगा। और ये कहते हुए भाई जो सारी लिमिट्स तोड़ रहा होता है, जिस पर इफ्तार को काफी ज्यादा ही गुस्सा आता है और वो कहता है बस हो गया। और ये कहकर वो भाई जो के ऊपर चार्ज कर देता है और उसके ऊपर ढकापेल अटैक करने लग जाता है। जो यहाँ पर हैरान था, उसके एक भी अटैक को डॉश नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे तैसे कर वो उसके एक अटैक को ब्लॉक करता है। वो अपनी सारी ताकत लगा देता है, लेकिन भाई इफ्तार ठहरा इफ्तार, वो डायरेक्ट उसके मुंह को ही तोड़ देता है और उसे एक ही बार में नॉकडाउन कर देता है। ये देखकर ड्यूक भी भाई हैरान था और उसकी फट चुकी थी कि ये क्या हो गया। इफ्तार गुस्से में जो से कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुमने कुछ भी मेरी माँ के बारे में कहा तो तुम्हारी लाश मिलेगी सबको और कुछ नहीं। ये कहकर वो डायरेक्ट अपने फादर के पास जाता है और इस पॉइंट पर भाई इस बंदे की इतनी फट चुकी थी कि वो अपने बंदे से डरते हुए कहता है कि बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे मिलिट्री स्कूल के लिए। और भाई फिर हम देखते हैं कि हमारा बंदा वापस से घर आ चुका होता है और मस्त तरीके से डिनर कर रहा होता है। तभी उनकी डोर पर नॉक होता है। मदर देखती हैं कि इतनी रात में मोरिया और फ्रेजर एक छोटी सी बच्ची को लेकर उनके घर आए हैं। अब हमें पास्ट की एक सीन दिखाई जाती है जहाँ पर फ्रेजर अपनी पूरी आर्मी से बोल रहा होता है कि होली नाइट्स और अजूल आर्मी आज हमारे किंगडम में नहीं है, इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि आज हम लोग पूरे किंगडम को प्रोटेक्ट करें। तभी मोरिया फ्रेजर के कान में बोलता है कि क्या आपको ये न्यूज मिली है कि प्रिंस को मारने के लिए कुछ असैसिन हायर किए गए हैं। वो कहता है कि हाँ मैंने इस बारे में सुना है, इसीलिए हम लोग तैयार हैं उनसे फाइट करने के लिए। इतना कहने की देर ही थी कि तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है, घबराते हुए कहता है कि बारबरिक ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। ये सुनकर फ्रेशर शॉक था, लेकिन उसका बस अब एक ही मकसद है, जैसे तैसे कर प्रिंस को बचाना। तो वो प्रिंस को बचाने के लिए इफ्तार के घर पर ले आया, क्योंकि इस पॉइंट पर वही सबसे सेफेस्ट प्लेस है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पहले किंग के 2 बेटे थे, जहाँ पर सेकंड वाला काफी ज्यादा ही टैलेंटेड था तो उसे किंग बना दिया जाता है, वहीं पर बड़ा वाला उसे मिनिस्टर बना दिया जाता है, जिसे कि ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और इसी बड़े वाले का बेटा और कोई नहीं इफ्तार के फादर हैं। अब वो सभी के सभी इस बात पर डिस्कशन शुरू कर देते हैं कि आखिरकार इस छोटे से बच्चे को मारना कौन चाहता है। लास्ट में जाकर फ्रेशर उन लोगों को बोलता है कि अगर गलती से भी प्रिंस की जान चली जाती है तो नेक्स्ट किंग एल्डरसन के बेटे यानी कि हमारे फादर को बना दिया जाएगा। इसका मतलब है कि इस बच्चे की जान लेने के पीछे और कोई नहीं, हमारे फादर ही हैं। तो यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो जैसे तैसे कर इस बच्चे की जान बचाएंगे। अब इतना कहने के बाद फ्रेशर और मोरिया वहां से जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी फ्रेशर भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर मोरिया काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है। फ्रेशर मॉम से कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे भी इन लोगों के साथ जाना होगा। इस पर मॉम उसे रोकती नहीं है। अब इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद था कि जैसे तैसे कर प्रिंस को इस किंगडम से बाहर निकालना। तो ये लोग प्लानिंग बनाते हैं कि सबसे पहले वो लोग जंगल से गुजरेंगे और आखिर में जाकर वो लोग बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। तो प्लान के अनुसार वो जंगल से सफर स्टार्ट कर देते हैं। कुछ दूर
पहुंचते ही हैं कि इफ्तार को कुछ अजीब लगने लगता है जंगल में, और वो कहता है कि कितनी अजीब है ना, यहाँ पर कोई भी जानवर नहीं है। इस पर मोरिया भी एग्री करता है। तभी अचानक से उन्हें अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे कि बचने के लिए वो लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि भाई उनके फादर ने अपनी आर्मी को पहले से ही बॉर्डर पे तैनात कर दिया था और वो लोग अब एक ट्रैप में फंस चुके हैं। यहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि अब वापस से पीछे चला जाए, लेकिन भाई उन लोगों ने पीछे पूरी तरीके से आग लगा दिया था, तो अब कहीं भी जाने का रास्ता नहीं था। यहाँ पर फ्रेशर डिसाइड करता है कि वो अपने फादर से बात करने की कोशिश करेगा, क्या पता मान जाए। तो वो यहाँ पर फादर के सामने कहता है कि मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है, मुझे बस आपसे बात करनी है। ड्यूक कहता है कि अब मेरा खून मुझे बुला रहा है तो मुझे उसकी बात सुननी चाहिए। ड्यूक उसके पास जाता है। फ्रेशर उसे समझाने की कोशिश करता है, पर ड्यूक उसको एक जोरदार झटका दे देता है, जिससे कि फ्रेशर भाई अधमरा हो जाता है। ये देखकर ये दोनों ही काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्यूक अभी भी नहीं रुकता है। वो अपने मैजिशियन से कहकर पावरफुल 6 लेवल का थंडर मैजिक फ्रेशर के ऊपर करवा देता है, जिससे कि भाई फ्रेशर समझ लो खत्म हो जाता है। ये देखकर इफ्तार की भाई पूरी तरीके से हट जाती है और वो कहता है कि बस हो गया, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला, अब मैं इन्हें दिखाता हूँ कि असली मैजिक क्या होता है। और वो सबसे पहले अपने वाटर मैजिक का यूज कर उस एरिया को पूरी तरीके से बर्फ से जमा देता है। ये देखकर वो सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये बंदा मैजिक कैसे यूज कर सकता है। इधर इफ्तार धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, जिसे देखकर ड्यूक अपनी आर्मी से कहता है कि बेवकूफो क्या कर रहे हो, उसके ऊपर मैजिक करो। तो वो सभी लोग अपने पूरे माना का यूज कर अकेले इफ्तार के ऊपर फायर एरो से अटैक कर देते हैं। और उन लोगों को लग रहा था कि इफ्तार का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन हम देखते हैं धुआं हटता है और इफ्तार ने मैजिकल बैरियर लगाकर अपने आप को बचा लिया था। ये देखकर ये सभी लोग शॉक थे कि ये बच्चा अभी तक जिंदा कैसे है। वो सभी से कहता है कि सभी लोग इस बच्चे के ऊपर अपनी फुल माना से अटैक करो, और सभी लोग मिलकर 6 लेवल का मैजिकल अटैक हमारे बंदे के ऊपर कर देते हैं, जो कि थंडर अटैक था। लेकिन भाई इससे भी हमारा बंदा मैजिकल बैरियर लगाकर बच जाता है, जो कि खुद 6 लेवल का था। ये देखकर इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि भाई एक ह्यूमन इतना खतरनाक मैजिक कैसे यूज कर सकता है। वो कहने लगते हैं कि शायद ये एक मॉन्स्टर है। इफ्तार कहता है कि तुमने सही कहा, और ये कहकर वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है और बहुत तेजी से उनके बीच में आकर तलवार से उनको काटने लग जाता है और कहता है कि सही में मुझे तलवार चलाना काफी ज्यादा ही पसंद है, क्योंकि ये किसी की भी गर्दन को आसानी से काट देती है। और ये कहकर वो भाई सबको गाजर मूलियों की तरह काटते चला जाता है। लेकिन इफ्तार का मन यहाँ पर भी नहीं भरता। वो यहाँ पर 10 लेवल का थंडर अटैक करता है, जिससे कि मौसम बदलने लगता है। ये देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि क्या ये मौसम को भी कंट्रोल कर सकता है। जिस पर इफ्तार कहता है कि बेवकूफो, मैं मौसम को नहीं बिजली को कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये कहकर वो सभी को एक जोरदार झटका देता है, लेकिन ड्यूक और उसके बेटे को बचा लेता है, जो कहता है कि मुझे जाने दो। तो वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। फिर वो अपने फादर के पास जाता है। ड्यूक कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो सभी लोग तुम्हें क्रिमिनल समझेंगे और देशद्रोह के इल्जाम में तुम्हें निकाल दिया जाएगा। लेकिन इफ्तार उसकी नहीं सुनता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हुए कहता है कि कोई अपने बेटे को कैसे मार सकता है। फिर हम देखते हैं कि सिटी में इन दोनों को लटका दिया जाता है और एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार कर दिया जाता है। अब इधर फ्रेशर भी ठीक हो चुका था। फ्रेशर को ठीक देखकर इफ्तार काफी ज्यादा ही खुश होता है। फ्रेशर अपने पूर्वजों का पेंडेंट निकालते हुए कहता है कि शायद मैं इसी की वजह से आज जिंदा हूँ। जिस पर इफ्तार कहता है कि थैंक यू जिंदा रहने के लिए, और उसे गले लगा लेता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा बंदा इन दोनों को अपनी मैजिकल पावर्स दिखा रहा होता है, जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा ही हैरान थे और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम क्या बनना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं तो एक मैजिक एकेडमी में जाना चाहता हूँ और मैजिशियन बनना चाहता हूँ। जिस पर फ्रेशर कहता है कि ठीक है, और फिर वो कहता है कि चिंता मत करो, तुमने हमसे ये छुपा कर रखा ना, हम भी इसे सीक्रेट रखेंगे। और इसी के साथ इस एनिमे का पार्ट 1, 2, 3 खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाएं, हमारी फैमिली में आ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।